podcast, sir. And I hope you're doing well. Yeah. आज का टॉपिक इज अबाउट बिजनेस. सिंस आपने मार्केट शिफ्ट देखे हैं, ई कॉमर्स का आना, क्विक कॉमर्स का आना, इतना सारा मार्केट शिफ्ट देखा है, तो मेरे कुछ सवाल इसके आसपास ही होंगे कि एक लेगेसी फाउंडर और एक जो नया स्टार्टअप फाउंडर है, उसमें क्या फ़र्क है. और बिजनेस को आज की डेट में क्वार्टर्स में लोग मेजर करते हैं, नॉट इन डेकेड्स. बट इन द ऑन द अदर हैंड, जैसे आपका बिजनेस है वो डेकेड्स में आप काउंट करते हैं कि आई बीन रनिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो मेरे सवाल इसके आसपास ही हैं कि क्या होने चाहिए बिजनेस एथिक्स आज के जो नए स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनके. क्या आप अपना इनपुट देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे इसके आसपास, इसके बारे में बात करना चाहूँगा. अमित, जो आपने पूछा वो क्वेश्चन बहुत वाइड आंसर का भी हो सकता है, बट इसको उतना बड़ा ना करके अगर मैं शॉर्ट में आपसे बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है उसके लिए पहले बात करते हैं, और जो कर रहे हैं उनके लिए अलग से बात करते हैं. हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त, उसके फंडामेंटल जो हम पॉइंट्स हैं वो क्या हमारे माइंड में हैं, वो हमें डिसाइड फर्स्ट करना चाहिए और उसको वहीं पर करेक्ट करना चाहिए. हम कभी भी कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस को करने का पर्पज़ सिर्फ मनी नहीं होना चाहिए. आपने लेगेसी की बात की, आपने 10 इयर्स के जो ब्लॉक्स में हम बात बिल्कुल, करते हैं डेकेड्स. डेकेड्स में, उसके लिए बात की. आप एक बात ये समझिए कि हमें सोचना ही बड़ा चाहिए. जी. हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी पॉलिसी बनाएं, कोई भी सिस्टम बनाएं, वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा बेनिफिट बिजनेस का हम अगर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें ही परेशान करने वाला है बाद में. आज जो एक बहुत बड़ी समस्या मार्केट के अंदर हो गई है, हर व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने ब्रांड को बनाकर उसे कैश करके मार्केट से जाना चाहता है. बिल्कुल. ये वो रॉन्ग थॉट है जो भारत में व्यापारिक घरानों के पैदा होने की संभावना को ही समाप्त कर रही है. हम दोष ज़रूर देते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 लोगों के पास है, 5 लोगों के पास है, 8 लोगों के पास है, मगर नहीं, ये दोष वास्तव में हर उस मन का है जिसे परमात्मा आगे बढ़ा रहे हैं व्यापार में, मगर वो उसे कैश करके भागने की कोशिश कर रहा है. मगर वो भाग कर जाएगा कहाँ? रहना तो उसे वहीं है. हम किसी भी बिज़नेस को जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले भारत होना चाहिए. उसके बाद भारत का स्पष्ट मतलब ये है कि वो लोग होने चाहिए जो भारत में रह रहे हैं. हम किसी भी बिज़नेस को कर रहे हैं तो हम उसमें किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे. हम सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को कंसीडर कर रहे हैं. द रियल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज हाउ मैनी पर्सन्स इन्वॉल्व्ड. और हाउ मेनी लाइफ चेंज्ड. वो तो और अगला स्टेप जी. आने ही वाला है, मगर कितने लोगों को हमने इन्वॉल्व कर लिया है अपने साथ, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. बिजनेस मीन्स व्यस्तता उस प्रकार की जो अर्थ को साथ में देती है, उस प्रकार की व्यस्तता जो अर्थ को साथ में देती है उसे बिजनेस कहते हैं. और इस तरह का बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, अगर उनके मन में सबको साथ लेकर चलने का भाव हो देश हित में, तो निश्चित रूप से इस तरह के स्टार्टअप्स अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं. जब हम किसी ब्रांड को, किसी बिज़नेस को बनाते वक्त उसे बेचने की चाह पहले बना लेते हैं कि आईपीओ आएगा, हम इससे इतने पैसे वसूलेंगे और हम चले जाएंगे, यानी किनारे हो जाएंगे. आप ये समझिए कि डिक्लाइन स्टार्ट हो गया. हो सकता है वो एवरेस्ट बन सकता हो और हमने एक 100-500 मीटर का पहाड़ बना के उसे छोड़ दिया. तो आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर लगभग इसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए. ये थॉट प्रोसेस हमारा है जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं. अगला थॉट प्रोसेस उनका है जो हमारे साथ एसोसिएट है.
जी। जो लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हैं उनके लिए हम एक मोटिवेशनल पर्सन भी होने चाहिए। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो कभी भी काम को पैसे से उस तरीके से ना जोड़कर दिखाए जो सिर्फ पैसा ही पैसा नज़र आए। अगर हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है तो हमारे साथ काम करने वालों का भी वैसा हो जाएगा। कि जैसा बॉस सोच रहे हैं कि उनको प्रॉफिट चाहिए, एम्प्लॉय सोचता है मुझे वहाँ बेटर सैलरी मिलेगी ना स्विच। लोग करते हैं ऐसा आजकल। आजकल लोग बहुत ही जल्दी स्विच कर लेते हैं सर। ये जो ट्रेंड बन गया है बहुत जल्दी स्विच करने जी। का, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी ख़त्म करता जा रहा है, जो रिलायबिलिटी है उसको तो ख़त्म कर ही रहा है। नतीजतन ये होता है कि 2 साल 1 साल में बेस्ट रिज़ल्ट देकर अगला स्विच उससे बड़े पैकेज में, मगर 4 या 5 स्विच के बाद अगेन बड़ा डिप, सैचुरेशन। ख़त्म। सैचुरेशन में तो रुक जाता है, मैं डिप की बात कर रहा अच्छा। हूँ। जी। फिर डिप, Dip। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि उसने कभी अपनाया ही नहीं किसी को, और अगर नहीं अपनाया तो वो अपनाने वाला जो दे रहा था वो भी हमें नहीं अपनाता, वो भी कहता है अब चल, मैंने बहुत दिया मगर तूने स्वीकार नहीं नहीं किया। किया। क्योंकि हर मन के अंदर से वो चेतना देख रही है। अगर आप लगातार कुछ अच्छा करते चले जा रहे हो तो आपका भाव बढ़ता चला जाएगा, और आप कभी अच्छा करते हो कभी गलत करते हो तो आपका भाव हिलता रहेगा, और आप गलत ही करते हो तो आपका भाव टूट जाता है। बिल्कुल। ये कौन सी व्यवस्था है जो हमें यहाँ लाकर खड़ा करती है? आप समझिए हमारी चेतना हमारे सपोर्ट में खड़ी हुई है। अगर हम अच्छा करने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं तो सफलता कम या ज़्यादा मिलने वाली है, अभी नहीं तो बाद में मिलने वाली है, मगर जितनी भी मिलेगी वो स्थायी होगी। और अगर हम सही मन से प्रयास नहीं कर रहे तो सरकमस्टांसेस की वजह से भी कई बार सफलता आ रही होती है, वो शॉर्ट टर्म होती है। इसी पे एक सवाल है सर मेरा। आजकल जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, वो सब शॉर्ट टर्म, उनको लगता है कि फंडिंग मिल जाए, आईपीओ लॉन्च हो जाए। कोई जैसे पहले दूरदर्शी होते थे, जैसे आप हैं, आपने बिजनेस रन किया, आपके फादर से आपके आपके पास आया, नाउ अब आप आगे अपने 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 डॉटर्स को आपने हैंड ओवर किया है बिजनेस। तो जैसे आपका एक विजन था, आप दूरदर्शी थे। आजकल जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो नहीं है। ऐसा क्या है जो वो लोग लैक कर रहे हैं? मे बी द जनरेशन, द थॉट प्रोसेस, और मे बी द हंगर ऑफ मेकिंग मोर मनी एज सून एज पॉसिबल। कुछ ये कोई फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट कर रहे हैं? या एक वो होता है कि एक आर्ट ऑफ ओनरशिप होती है, ओनरशिप भी लोग नहीं लेते हैं आजकल। बिजनेस स्टार्ट किया फिर बेच दिया। आप इतने सालों से बिजनेस रन कर रहे हैं, आप अपने दम पे रन कर रहे हैं, आपने एक सिस्टम बनाया, आपके आसपास लोग जुड़े हुए हैं, सालों से जुड़े हुए हैं। ये क्या लैक कर रहा है आजकल का स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है, वो लैक कर रहा है? इसमें आप एक बात पक्का समझिए कि सबसे पहले तो ऑथेंटिसिटी से बिजनेस करना, मैंने आपसे फंडामेंटल्स की बात की थी बिल्कुल कुछ, सर। मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अगर इतने खुले भाव से मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जीवन में आगे कैसे बढ़ा। बिल्कुल सर। जिस समय मैं बिजनेस कर रहा था उस वक्त मेरी अवस्था कोई 18 वर्ष की थी, आप ऐसा समझिए, तब जी। मैं एंटर हुआ इसमें। आने के बाद मैं सब चीज़ों को 2 साल मैंने देखा समझा, उसके बाद मेरे मन में कुछ भावनाएं बननी शुरू हुई कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें उस तरह की एक्यूरेसी हो, जिसमें एक रिटेल पहले जो हुआ करती थी उसमें बार्गेन एक बहुत बड़ा पॉइंट हुआ करता था। बिल्कुल सर। जब से ये चेन स्टोर्स आए और ये सब व्यवस्था बनी तो ये पॉइंट अब कम हो गया है, बट पहले तो ये बहुत बड़ा ऑलमोस्ट पॉइंट। एग्जीक्यूट हो गया है। क्योंकि अभी तब ना कंप्यूटर्स थे, ना कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये कुछ भी नहीं जी। था। उस वक्त मन में एक भाव ये बनने लगा था कि अगर एक फिक्स सिस्टम के अंदर काम हो सकता है तभी मैं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इस लेवल पे सेल्फ कमिटमेंट क्रिएट होने लगा था इस चीज़ को लेकर, जिसकी एक्सेप्टेंस हमारे एसोसिएट्स ने भी नहीं दी मुझे। 6 महीने बाद वो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट हो गया। वो मेरी लाइफ का वो फर्स्ट पॉइंट था एज एन बिजनेसमैन, अगर मैं बात करूं, जो मैंने वो हार्ड और बोल्ड डिसीजन लिया, उस चेतना ने ही मुझे प्रेरित किया।
और मैं उस डिसीज़न को ले पाया। उसको लेने के बाद वो टर्निंग पॉइंट था उस बिज़नेस का जिसमें हम आगे बढ़ रहे थे। तो बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते ही चले गए। इसके आफ्टर सम टाइम एक और डिसीज़न मेरे मन में आया। ये बहुत तेज़ भाव था कि मुझे जो भी गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है, उसको 100% ऑनर करना है। जो उस समय नहीं होता था, आज भी नहीं होता, जी। मगर उस वक़्त आया। मुझे क्योंकि उस वक़्त वो ट्रेंड ही नहीं था। मुझे हमारे एडवोकेट ने भी इस भाव के साथ देखा जैसे मैं कोई फुलिश व्यक्ति हूँ जो सामने बैठा हुआ ये बचकानी बात कर रहा हूँ और 2000 रुपए की परचेज़ को लीगलाइज़ करने के लिए 200 रुपए की घूस दे रहा हूँ, हम्म, जो जिसने स्टैंप लगा के जो देनी स्टैम्प है। लगाएंगे। वो मुझे कहता है इसको ऐसे ही चला लो। मैंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा। आप समझिए मैं अपने उस बचपन भाव से युवावस्था की तरफ जाते हुए इस प्रेरणा से प्रेरित होकर अगर काम कर रहा हूँ, तो मैं किस दिशा के बारे में सोच रहा हूँ। आप ये समझिए इसे डीएनए कहा जाता है। ये करेक्ट। फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में इनबिल्ट वो चीज़ें जो सारे के सारे सिस्टम को भविष्य में बदलने की क़ुव्वत रखती हैं। ये वो व्यवस्था है जिसकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ। मतलब मैंने ये चाहा कि क्या व्हाइट पेपर हो सकता है, हर वक्त पेपर वाइट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वाइट कॉलर सुना करते थे। व्हाट इज़ वाइट कॉलर? कुछ नहीं, आप कपड़े काले पहनिए, सफ़ेद पहनिए, मन वहाँ से वाइट होना चाहिए जहाँ पर मन में कुछ ना तैर रहा हो। नीयत सफ़ेद होनी चाहिए हुँ, आपकी। वो नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ टैक्सेशन बिल्कुल। सिस्टम को ऑनर करने की। जी। एक बात ज़रूर हमें ये समझने वाली है कि कभी भी ये व्यवस्थाएँ गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि हम, गवर्नमेंट मतलब हम ही हैं, हमारी तरफ से वो नहीं आती कि हम इतने ऑथेंटिक होके काम करें और अपने आप को हम आगे डिवोट करें इन चीज़ों के लिए और हमें उसकी रिस्पेक्ट मिले। मैं हमेशा डिसरिस्पेक्ट होता हुआ इस रास्ते पर आगे बढ़ा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से भी डिसरिस्पेक्ट किया गया। मैंने घूस को बहुत अलग-अलग तरीकों से दिया है। मन में सब कुछ नोट है, किसी के लिए भी कोई गलत भावना नहीं है, मगर दिया बहुत है और प्रेम से दे दिया। किस लिए? कि मुझे शांत रहना है। मगर आज अनुभव करता हूँ कि सिर्फ शांत रहने के लिए नहीं दिया, उस चेतना ने ये कार्य मुझसे इसलिए भी करवाया है कि मैं अनुभव कर सकूँ कि जीवन किस प्रकार से जिया जा रहा है हमारे देश में। एक व्यापारी किस प्रकार संघर्ष कर रहा है, वो भी मैंने अनुभव किया है, मगर हूँ बहुत प्रसन्न। कारण कि अगर वो उस वक़्त का संघर्ष या मानसिक तनाव आज अगर बहुत लोगों के तनाव को दूर करने का कहीं माध्यम बन रहा है, तो मैं प्रसन्न हूँ कि मैंने जो भी उस वक़्त तनाव लिया, जी। वो सब आज पे हो रहा है। और जिन्होंने उस घूस को लिया भी, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा, वो भी प्रैक्टिस का पार्ट बन चुकी चीज़ें हैं। मुझे किसी से भी कोई ना द्वेष है, ना मुझे किसी से कोई कष्ट है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि भविष्य में ठीक हो सब। और एक बात ये भी समझने की है कि जितने भी लोग इस घूस को ले रहे हैं, उस घूस को लेना अलग बात है, मगर उसे पचाना अलग बात है। सब लोग सेल्फ असेसमेंट करके ये चेक कर सकते हैं कि इस घूस के पैसे का उपयोग वो अपने जीवन में किस प्रकार कर पाए, उनकी पारिवारिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, रोग घर में किस प्रकार के हैं, और अगर माना यहाँ पर भी वो ठीक है, तो क्या मानसिक शांति है उसके पास। ये सब व्यवस्थाओं पर विचार करने के बाद लगता है कि मानसिक शांति सबसे ज़रूरी फैक्टर है। मानसिक शांति होने पर शरीर स्वस्थ रहता है। हम धन इसलिए कमाते हैं कि वो हमारे लिए भविष्य के आराम का साधन हो, मगर वो अगर आने वाले भविष्य में आराम का साधन ना होकर उस डर का साधन हो
कि कभी भी वो पकड़ा जा सकता है, और अगर उसको चेक पे ले लिया गया तो वो सलाखें भी हमें अपनी तरफ खींच सकती हैं, तो वो अच्छा नहीं। मगर एक बात ध्यान रखें सब, कि भारत अब उस दिशा में बढ़ रहा है, ये आईटी सिस्टम जो आ रहा है ये वहाँ ले जाएगा कि सलाखें खींचना शुरू कर चुकी हैं, समझिए इनडायरेक्टली। वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए लोग गुनहगार सा महसूस करते हैं अपने आप को इनकम टैक्स पे करने के बाद, जो उन्हें देना ही है, और सरकारी सिस्टम में घूस लेते हुए लोग, वो राजा, वो आनंद ले रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं। वो अच्छा नहीं। सरकारी सिस्टम मतलब हम, उसे भी मैं अपने से अलग नहीं मान रहा हूँ, मगर है तो ये सच्चाई। और इसी वजह से भारत कहाँ पर पहुँच गया है कि आज, मतलब आज हम ईरान गल्फ वॉर के जी जी सर, ट्रेंड से अभी बिल्कुल गुजर बिल्कुल रहे हैं, गुजर रहे हैं, ट्रेंड जूझ रहे मतलब हैं। जो अभी चल रहा है, जी ट्रेंडिंग न्यूज़ भी है। हम कितने बड़े व्यापारी हैं, हमारे पास कितने बड़े व्यापारिक घराने, कितनी बड़ी व्यापारिक सोच मौजूद हैं कि हम एक गैस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जीवन की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, तो मूलभूत मकान आवश्यक। तो गल्फ से आ नहीं रहा, बिल्कुल सब लोग रह ही रहे हैं, और कपड़ा भी गल्फ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। रोटी को हमने गल्फ पे डिपेंड कर दिया उस गैस के माध्यम से, जिसकी अल्टरनेट एनर्जीज हमारे पास शुरू से बहुत रही हैं। मगर अगर हैं भी, तो कम से कम हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि इतनी सी आवश्यकता को अगर हम सेल्फ डिपेंड होकर मैनेज नहीं कर सकते, या इस आवश्यकता को हम 15 दिन से 1 महीने में मैनेज करके नॉर्मल नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब हमारे देश में किसी व्यक्ति के पास रूल करने का वो नैतिक अधिकार नहीं है जो रोटी नहीं दे पा रहा। यानी कि 2,000 रुपये में सिलेंडर, 3,000 रुपये में सिलेंडर, जी, सरकार 60 रुपये बढ़ाती है, लोग 1,000 से 2,000 2,000 लेते रुपये हैं। बढ़ा। अच्छा नहीं, बिल्कुल यही सर। समझने का विषय है। सरकार यानी हम, मैं बार बार कह रहा हूँ, व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर हमारी सोच पर आरोप ज़रूर लगा रहा हूँ जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा, आपने अभी विषय जो उठाया, जी स्टार्टअप का उठाया। जी जब बिल्कुल आप सर। स्टार्टअप का विषय उठाते हैं, तो स्टार्टअप तो जीवन है, खाली व्यापार स्टार्टअप तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन ही एक स्टार्टअप है। हम किस डीएनए के साथ अपनी व्यवस्थाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम कहाँ पर जाना चाह रहे हैं, हमारी शिक्षा हमें किस तरफ प्रेरित कर रही है, हमें इस चीज़ को समझना ही होगा। और किस भावना से समझना होगा कि हम ही तो भविष्य हैं। बिल्कुल वो जो भविष्य बन गए आज बैठे हैं, अगर वहाँ पर कुछ दोष रहा भी है तो वो उस वक्त की व्यवस्थाओं का दोष था जो वो लेकर आगे बढ़ गए। मगर आज जब हम इस भावना को समझ पा रहे हैं, तो हमें विचार तो करना ही होगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, स्टार्टअप की आप बात कर रहे हैं। जी एक व्यक्ति राज्यसभा में बहुत सुंदर बोला, किन विषयों के ऊपर? उन विषयों के ऊपर जो आज के सामाजिक विषय थे, आम आदमी की आम आदमी के ज़रूरतें हैं। विषय थे, वो आपके विषय थे, बिल्कुल, और आपने ही आपसे दूर कर दिया। आपके विषय को अपने आप से दूर कर दिया। जी तो आप कैसे आप हैं? अगर आप ही नहीं हो सके, दूर ये सारे भरम हो जाते, दूर ये सारे गम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। इस हम के ऊपर ही तो खेल चल रहा है सारा। हम, आप, मैं तो बहुत हो रहे हैं, मगर हम नहीं हो पा पा रहे। रहे हैं। अगर हम हो जाएं तो कौन सी वो शक्ति है? बच्चों को छोटी क्लास में पढ़ाया गया कि एक लकड़ी टूट जाती है, उसका बंडल बना के, वो सबने देखा हुआ सबने होगा पढ़ा है। सबने पढ़ा सबने है, पढ़ा वो है, सब जानते भी सब हैं। जानते हैं। मगर हम जो एक लकड़ी है उसको भी छीलते रहते हैं, कभी फेसबुक से, कभी इंस्टाग्राम से,
छील छील के उस मन को इतना पतला कर डिजिटल देते हैं जो कुल्हाड़ियाँ आ गई हैं। अकेला, कि वो ही बड़ा कमज़ोर हो अब गया ये है। सब डिजिटल कुल्हाड़ियाँ आ गई हैं पेड़ों को छीलने के लिए सर। एग्ज़ैक्टली, तो ये सब चीज़ें हैं। मैं एक विषय आपका जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू बिल्कुल करता सर। हूँ। मैं बात कर रहा था कि जो हमारे एसोसिएट्स हैं, हमें उन्हें उस भावना के साथ तैयार करना होगा कि वो एक चीज़ अपने मन में हमेशा रखें कि हम सब मिलकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, तभी वो बिज़नेस सेटअप बनेगा जो एप्रिशिएबल हो, बिल्कुल। जहाँ से अर्निंग भी उस तरह की आती हो जो सबको आराम देने वाली हो। कमाया हुआ धन उस प्रकार का होना चाहिए जो आराम दे। कमाया हुआ धन अगर इस प्रकार का है जो आराम ना दे, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि घूस में आया हुआ धन आराम नहीं दे सकता, बिल्कुल। ऐसे ही कर्म को ऑथेंटिसिटी के भाव से ना करके कमाया हुआ धन भी आराम नहीं देता। किसी एक काम को 15 लोग बैठकर कर रहे हैं, उसमें से 2 व्यक्ति ये सोचते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो भी काम हो जाएगा। जैसे कि किसी चीज़ को खींच रहे हैं 10 लोग, जी। 2 ने जोर नहीं लगाया, 8 खींच देंगे तो वो वैसे ही ढीला कर देता है। मगर वो ये समझ रहा है कि किसी को पता नहीं लगा, मगर आप हमेशा याद रखिए कि उसके अंदर बैठी हुई चेतना को सब पता लग रहा है। अगर वो कुछ भी इस प्रकार का कर्म कर रहा है, तो वो चेतना ही उसे कमज़ोर कर देगी। वो उस धन का लाभ उस नहीं सुख ले के रूप पाएगा। में नहीं ले सकता। इंग्लिश में एक टर्म होता है सर, स्टुवर्डशिप। स्टुवर्डशिप का मतलब है आप जब सब देख रहे हैं तब आप सही करिए, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है तब आप सही करिए। वो है सही चीज़। एग्ज़ैक्टली अमित, जो शब्द अमित के मुख से अभी निकला है, यही वो उस चेतना की कृपा है जो आज के युवा को इस स्वरूप में लाकर खड़ा कर रही है कि उसकी अवेयरनेस का जो लेवल है, वो उन बुज़ुर्ग व्यक्तियों से या उन सो कॉल्ड बुद्धिजीवी व्यक्तियों से जो आज कागज़ों पर लिखे गए नज़र आ रहे हैं, से बहुत ज़्यादा भविष्य में तैयार हो सकता है अगर इसे दिशा सही दे दी जाए। और दिशा सही देने वाले आप जैसे लोग ही हो सकते हैं जो समाज की इस संरचना को उस स्वरूप में घुमा सकते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश दिख रहा हो। मैं आपसे एसोसिएट्स को साथ लेकर चलने की बात कर रहा जी था। सर। एसोसिएट्स को इसी भावना के साथ लेकर हम चलें। अगर वहाँ से हमें कुछ गलत मैसेज भी आता है तो हम एनॉयड ना हों, हम उनके अगेंस्ट ना जाएं, हम उनको उसमें से हटने दें, जाने दें उन लोगों को, मगर अपने व्यवहार को परिवर्तित ना कर लें उस वजह से। जब हम विचारों को इस तरह से देखना शुरू करें कि ये विचार सिर्फ हमारे नहीं सबके लिए हों, अपनी जो हमारी वोकैब्युलरी है, वो जो हम बोल रहे हैं वास्तव में वो हम औरों के लिए बोल रहे हैं। जब और बोलते हैं तो हमारे लिए बोलते हैं। बिल्कुल। हमें उनका बोला हुआ जो अच्छा लगता है वो पॉइंट्स हमें पिक करके हमें उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जीवन का ये फॉर्मूला हर जगह पर हमें नज़र आता है। हम एक स्टार्टअप बिज़नेस की बात से शुरू हुए। बिल्कुल सर। मैंने आपसे ये कहा कि पहले तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। फिर मैंने आपसे एसोसिएट्स की बात की। उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा इस बात को कि जब भी कभी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमारे जो भी एसोसिएट्स हैं, उसमें ना ऑटो मोड पे सिलेक्शन होती चली जाती है। जो अगर आपकी विचारधारा सही है, तो कंपैटिबल माइंड्स आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। वो धन की वजह से नहीं जुड़ रहे होते, वो अगर आपके नेचर में सही चीज़ है, तब वो जुड़ने शुरू होंगे। वो कलेक्शन बनेगा उन फूलों का जो एक तरह का गुलदस्ता बना के तैयार कर देगा। परमात्मा प्रदत्त व्यवस्था है ये, वो बिल्कुल सर। चेतना स्वाभाविक रूप से ये कार्य कर रही है और वो बन जाएगा। उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन पे बात कर रहा हूँ मैं, कंज्यूमर पे। आप हमेशा एक बात समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ बहुत ज़्यादा दिखने में कई बार बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती, भड़कीली नहीं होती। उसके अंदर एक सेटल, एक काम फ़ील होती है उस प्रोडक्ट के सादगी। अंदर, सादगी होती है। लंबे समय किया जाने वाला भोजन कभी भी तेज़ मसालों का नहीं हो सकता जी। और लंबे समय तक किया जाने वाला भोजन फीका भी नहीं हो सकता। एक मध्य भाव का वो स्वभाव, एक मध्य भाव का वो प्रोडक्ट,
एक मध्य भाव की वो व्यवस्था, संतुलित, जिसमें लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल जीवन भर चलने वाला है। जिस भोजन की मैंने बात की वो 80 वर्ष का व्यक्ति भी कर रहा होगा और 20 की भी वो आवश्यकता निश्चित रूप से है। बिल्कुल अगर वो सातों दिन वो खाने लगेगा तो उसका भी शरीर खराब होगा, उसको 5 दिन वही चाहिए जो 80 वाले को चाहिए। बिल्कुल मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपने उस कंज्यूमर को बढ़ने देना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो लॉन्ग सस्टेन करता हुआ। अगर हम बहुत फास्ट चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस, तो उसके लिए उसे हमें रंग बिरंगा करना पड़ जाता है, डिज़ाइनर करना पड़ जाता है, जो कभी भी सस्टेनेबल एक्सेप्टेंस वाला नहीं हो सकता। जैसे आजकल हो गए हैं सर, नए ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं जो बहुत कम प्राइस में आपको बिल्कुल भड़कीले रंग, बिल्कुल लेटेस्ट फैशन, जो आप 3-4 दिन पहने और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, वो लंबे नहीं चलते। एक चीज़ मैं और आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, जीवन में उपयोग होने वाली उन वस्तुओं को बनाने का भाव रखने वाले जो भी स्टार्टअप्स हैं, जिनकी बॉडी एक्सेप्टेंस बेटर हो, भविष्य में वही लोग काम करेंगे उस लेगेसी के साथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो 10 इयर्स के ब्लॉग्स जी के लिए आपने जो वर्ड यूज़ किया, बिल्कुल सर। हमारे गोल उसी तरीके के हों। अगर हम खाने की चीज़ें बना रहे हैं, उसके ऊपर ऑर्गेनिक लिखने की, हर्बल लिखने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में उसका ऑर्गेनिक और हर्बल होना ज़रूरी है। आज ऑर्गेनिक और हर्बल लिख कर बेचा जा रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने का भाव रखें जिनकी एक्सेप्टेंस नेचर फ्रेंडली हो। नेचर फ्रेंडली का मतलब ही बॉडी फ्रेंडली है, और बॉडी फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो चेतना इस परिवर्तन के दौर में खड़े हुए उस मार्ग को साफ दे रही है कि जो भी व्यक्ति अब साफ मन से व्यापारी बनकर आएगा, वही भविष्य के व्यापारिक घराने बनने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिए, भारत में बहुत लंबे समय से व्यापारिक घरानों में नए एड-ऑन्स नहीं हुए हैं ज़्यादा। इस चीज़ को आप नोट करिए, पिछले 30 से 35 सालों में, 40 सालों में एड-ऑन्स बहुत ज़्यादा नहीं है। वो वही 6-7-8 मैं परिवार अगर जो उन्हें हैं। 20, 25, 50 भी मान लूँ तो वो 50 ही हैं। इसका वास्तविक अर्थ जो स्पष्ट समझ आता है कि एक तो हमारे देश की जो एजुकेशन है, वो उस प्रकार के व्यक्तित्व निर्माण को बढ़ावा नहीं दे रही है जो उस स्किल के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव भावना से भरा हुआ हो और व्यापार कर सके, बल्कि व्यापार करने वालों की कमर तोड़कर उन्हें किनारे किया जा रहा है। ये दुर्घटना है हमारे भारत के लिए, जिसके लिए सरकार यानी हम दोषी हैं। हमें उस प्रकार की व्यवस्था को जन्म देना है अब, जो व्यापारी तैयार करे, ना कि, कहना नहीं चाहिए, भिखारी तैयार करे। मांगने का भाव कितना, 20,000, 25,000, 50,000 वालों के पास मांगने का भाव बढ़ता चला जा रहा है। हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम उसको बढ़ावा दे रहा है। हर चीज़ को, हर छोटी चीज़ जो हमें शो ऑफ देती है, उस लोअर मिडिल क्लास को शो ऑफ देती है, वो 10,000 की चीज़ भी इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल हो रही है, 20,000 की भी हो रही है। उसके लिए फ़ोन्स किए जा रहे हैं कि आइए और जो आपके अंदर कुछ बचा भी है उसे मार लीजिए हमारे साथ। वो ईएमआईज़ बांधकर आप अपने शौक़, अपनी उन ज़रूरतों को इसके माध्यम से पूरा कर लें जो उतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद धन के अभाव में उसी चक्र में आप घूमते रहिए। ये है आज की वो व्यवस्था जिसके ऊपर सरकार यानी हमको परिवर्तन के भाव को डालना चाहिए। हम दोषी हैं, सरकार का मुखिया यानी सबका पिता। अगर पिता ही दोष अपनी
बच्चों में, अपने परिवार बिल्कुल में बिल्कुल डलने सर। देगा, तो फिर कैसे व्यवस्था आगे बढ़ेगी? अगर जड़ ही कमजोर है तो पेड़ भी कमजोर ही बनेगा। जड़ नहीं, जैसा राजा वैसी प्रजा, प्रजा। ये जी। कहा जाता है। तो बिल्कुल। कहने का अर्थ ये है कि एक बढ़ते हुए व्यापारिक भाव के साथ किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, मैंने आपको स्पष्ट किया। ये बात हुई नए बिजनेस स्टार्टअप्स के स्टार्टअप्स। लिए जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब मैं अगले चरण में बात करता हूँ वो जो ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं, उनकी भावना में ये परिवर्तन आना शुरू हो जाना चाहिए कि भारत का भविष्य क्या है। भारत का भविष्य वास्तव में वो है जो व्यक्ति अब भारतवासी के लिए उसके फेवर में सोचेगा, ना कि सिर्फ अपनी कमाई के फेवर में सोचेगा। मैं एक गारमेंट के व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जी। मैं उसी के नज़रिए से एक बात कहना चाहूँगा बिल्कुल। कि भारत के 90% इलाके जो हैं वो गर्म हैं, और साल के लगभग 9 से 10 महीने गर्म हैं। कुछ जगहें हैं जो शायद 8 महीने गर्म होंगी, मगर 9 से 10 10 महीने महीने एवरेज तकरीबन गर्म। तकरीबन। इस गर्म इलाकों में आज हम, क्योंकि हम इंपोर्ट करने लगे चीज़ों को, फिनिशिंग लेवल पे चेक करने लगे, तो हमने इंपोर्ट होते हुए मटेरियल को इतना ज़्यादा एडॉप्ट कर लिया कि हम सिंथेटिक को यहाँ पर सबको गर्मियों में पहनाने लगे। हम्म। और हमारे यहाँ गर्मियों में पहनने वाली चीज़ें उस सिंथेटिक मटेरियल की बिकने लगी हैं, और ब्रांड्स में जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनमें भी वही सब आने लगा जो पहनने के बाद कष्ट देता है। वो कष्ट हो सकता है कुछ लोगों को पता लगता है, कुछ को नहीं पता लगता, मगर वो अपनी अपनी बॉडी सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, मगर वो है निश्चित रूप से। तो मैं आपसे क्या एग्जांपल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि किसी भी व्यापार के अंदर हम उस प्रोडक्ट को दें जो हमारे भारत देश के नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता है। अगर हमें ये स्पेशलाइज समझ मिली है कि हमें पता है कि कौन सा कपड़ा बॉडी के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, तो हम वही कपड़ा बनाने और बेचने का प्रयास करें जो सबको अच्छा दे सके। ये क्या है? देशभक्ति आज की। अब हर वक्त क्या बॉर्डर के ऊपर लड़ाई होती रहे तभी आप देशभक्ति करेंगे? नहीं। आज की देशभक्ति ये है कि हम अपने देशवासियों के लिए उस प्रकार की व्यवस्था को बनाएं, उनके खाने पीने रहने की उस व्यवस्था को बनाएं जो उनको आराम देती हो। ये वास्तविक देशभक्ति होगी। और देश का वास्तविक नेतृत्व क्या है कि देश में रहता हुआ हर नागरिक उस शांत मन से, उस शांत भाव से रह सके कि उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही महसूस ना हो। हमारे यहाँ हम जो विदेशों में जाकर रहने की चाह रख रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? एक कारण तो है वो धन का आकर्षण, और दूसरा है बेहतर लाइफस्टाइल। दूसरा है बेहतर लाइफस्टाइल। और मगर वो बेहतर लाइफस्टाइल क्या वहाँ वास्तव में बेहतर है? जिस दिन हम यहाँ पर इन 3 चीज़ों को कंफर्टेबल कर गए, रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल। कंफर्टेबल का मतलब वो कर गए जिसे खाने पहनने और जहाँ रहने से आराम मिलता है, तो आप सुनिश्चित समझिए फिर कहीं जाकर आराम नहीं मिलता। जिस उपभोक्तावाद संस्कृति जो डॉलर में चल रही है जी। का हाल आज गल्फ वॉर में वो एक्सपोज होती हुई नज़र आ रही है कि उसने अपने आप को आगे रखने के लिए, अपने आर्थिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, एनर्जी के ऊपर अपना कंट्रोल रखने के लिए बिल्कुल। जो दूसरों को रौंद रहा है, कहने के लिए वो शांति दूत बना हुआ है, मगर वो शांति दूत किस रक्त में नहाया हुआ है, ये उसका अंजाम ही उसे समझा देगा। और सबको समझा भी रहा है, मगर आने वाला समय और स्पष्ट समझाएगा कि कभी भी शांति दिखावे का वो हिस्सा नहीं है जो वर्चस्व बनाने के लिए दूसरों का दमन कर रहा है, सही मायने में हत्या कर रहा है। उसके इस कृत्य से वर्ल्ड में किस प्रकार की स्थिति बन रही है, कितने लोगों के मन आहत हो रहे हैं उस एनर्जी की प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से, उस
उन सब मनों के कष्ट का दोष किसके पास है? उस कुछ विकृत से चेहरे के पास, जिसको सब लोग समझ सकते हैं, वो दोष उसी के खाते में जा रहा है। जी। और इस प्रकार का पागलपन एक व्यक्ति करे और सब भोगें, ऐसा भविष्य में ना हो। इसलिए कभी भी शक्ति का केंद्र वो ना बन जाए जो उपभोक्तावाद संस्कृति को पोसता हो। शक्ति का केंद्र वास्तव में भारत होना चाहिए, जो उपभोक्तावाद संस्कृति को ना पोसता हो। वो भारत होना चाहिए जो त्याग की भावना को पोसता हो। इस प्रकार के लोग भारत में ही मिल सकते हैं, बाहर नहीं। तो ना कहना गलत होगा, मगर बहुत मुश्किल अभाव है। अभाव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति में रहते रहते इनबिल्ट वो चीज़ें आ जाती हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। और हम दूसरों का दमन करके भी अपने आप को सुखी महसूस कर रहे होते हैं। ये भावना जब बन जाती है तो इसको हटाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक सोच जाती ही नहीं है। शक्ति का केंद्र भारत ही होना चाहिए और भारत ही होगा। मैं ये विश्व शांति के लिए कामना कर रहा हूँ, ना कि भारत की दादागिरी के लिए। जैसे हमारी बात चल रही थी कि 5 साल की सरकार होती है, 4.5 साल वो लोग काम करें, ना करें, आखिरी के 6 महीने वो ढोल ताशा बजा के अपना गान गुणगान करते हैं। जिसे हम बिज़नेस के इंडस्ट्री में हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। तो मार्केटिंग क्या रोल निभाता है? चाहे वो बिज़नेस किसी भी जॉनर का बिज़नेस हो, अपैरल हो, एफएमसीजी हो, क्योंकि मार्केटिंग आज की डेट में बहुत बड़ी चीज़ है। पहले भी होगी, शायद जब मैं नहीं था इस दुनिया में तब भी मार्केटिंग होती होगी, अब शायद ज़्यादा है। तो मार्केटिंग का क्या रोल है सर आपके हिसाब से बिजनेस में? और जो आपके जैसे लेगेसी फाउंडर और जो नए लोग भी आ रहे हैं, वो मार्केटिंग को क्या समझें और किस तरह से प्रोडक्ट को मार्केट करें? कुछ एक बेसिक फंडामेंटल्स आप मार्केटिंग के बारे में बताना चाहें हमारे लिसनर्स के लिए। मार्केटिंग 100% रिक्वायर्ड है, होनी ही चाहिए। और मार्केटिंग भी तो एक प्रोफेशन है, बिल्कुल। उन लोगों का रोज़गार बिल्कुल सर। बहुत ज़रूरी है। आप भी कहीं न कहीं। मैं भी मार्केटर हूँ सर। तो इसलिए मैं इस बिज़नेस को बहुत दिल से 100% प्रमोट कर रहा हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। और आज डिजिटल क्रिएटर जी। एक ऐसा शब्द है जो ज़्यादातर पोर्टफोलियोज़ में नज़र आ रहा है। बिल्कुल सर। और मार्केटिंग में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ, जो आपने प्रश्न पूछा उसके उत्तर में, जी। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केटिंग में कभी भी गलत ना कहा जाए। जो है अगर आप वो कह रहे हैं तो यू आर राइट। ये मार्केटिंग का वो फंडा है। जो भी व्यक्ति जो है उससे अलग हट के अपने आप को दिखा रहा है, बिल्कुल। तो वो फ्लॉप शो होगा आने वाले टाइम में। कई बार हमें लगता है कि वो 2 साल 3 साल में बहुत चमक गया, मगर उसको चमकाया इसलिए भी जाता है चेतना द्वारा कि वो उसके बाद जब गिरे तो कभी भी ना उठ सके। ये बात सबको हमेशा ध्यान रखनी बिल्कुल। होगी कि कभी भी हम अगर रॉन्ग कंटेंट को डिलीवर करता हुआ कोई भी व्यक्ति देखते हैं, मार्केटिंग में देखते हैं, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि उसका जब कोलैप्स होगा तो वो ख़त्म होगा, अस्तित्व नहीं बचेगा। नहीं बचेगा, दोबारा नहीं आ पाएगा। मैं बहुत कुछ इस विषय में एग्ज़ाम्पल भी दे सकता हूँ, बट वो प्रत्यक्ष नामों का लेना कभी भी अच्छा नहीं। मगर एक बात ज़रूर समझिए कि मार्केटिंग मतलब सत्य कंटेंट को डिलीवर करना, जो है एक्चुअल में वही कहना। जब हम किसी पैकिंग पर उसके कंटेंट्स मेंशन कर रहे होते हैं, तो हम वही लिखें जो उसके अंदर हैं। और अगर वो केमिकल कंटेंट्स हैं तो भी मेंशन करें। इसके अलावा हम जब किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट क्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, जहाँ पर कंटेंट को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, उस वक्त वो परीक्षा शुरू हो जाती है जो उस मन की है कि वो तब क्या सही कह पाता है। अगर उसने तब वो सही कहा तो वो चेतना उसके साथ है।
वो पारमार्थिक शक्ति उसके साथ है, वो उसे निश्चित रूप से बढ़ाकर आगे ले जाएगी। क्योंकि मैं ये बात इस वजह से कह पा रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में ये स्पष्ट रूप से किया है और उसके आफ्टर रिजल्ट भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 पॉइंट्स, सपोज आपके सामने एक नया स्टार्टअप फाउंडर आया है, वो कहे सर मैं एक नया स्टार्टअप फाउंडर हूँ, आप इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, कोई 5 की पॉइंट्स जो आप एक स्टार्टअप फाउंडर को बताना चाहें हमारे लिसनर्स के लिए, कि अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर सुन रहा हो या कोई स्टार्टअप करना चाह रहा हो, आपके जैसे लेगेसी फाउंडर के साथ जुड़ के या कुछ आपसे सीख के, कोई 5 पॉइंट्स जो आप देना चाहें सर। सबसे पहला पॉइंट वही है कि सेल्फ एडजस्टमेंट उसे सबसे पहले करनी होगी। उसको अपना गोल फिक्स करने के लिए कुछ पैरामीटर्स अपने लिए खड़े करने होंगे, बाउंड्रीज अपने लिए खड़ी करनी होंगी कि वो उससे बियॉन्ड ना जाए कभी भी। क्योंकि अगर वो अपने लिए ट्रैक नहीं डिसाइड करेगा जी। तो कभी भी वो सक्सेस नहीं हो सकता उस मैनर में जिसके लिए आप कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो सेल्फ एडजस्टमेंट करने के बाद बहुत सोच विचार के अपने पैरामीटर्स डिसाइड करें, जो आने वाले समय में थोड़ा बहुत तब्दील हो सकते हैं, मगर ऐसा भी ना हो कि हम बिल्कुल ही पलट जाएं। तो हम वो पैरामीटर्स डिसाइड करें। दूसरा, हम अपने एसोसिएट्स जो भी उस काम में लेने वाले हैं, लाइक माइंडेड लेने की कोशिश करें। वो उसी प्रकार के हों जैसे कि एक जेब काटने वाला एक अच्छे ब्लेड चलाने वाले को ही अपने साथ रखना पसंद करेगा। बिल्कुल सर। सेम एज एक अच्छा बिजनेसमैन जो भविष्य में उस कामना को करता है कि हम ऐसा करें, मैंने सब कुछ डिफाइन किया है पहले, तो बिल्कुल। उसी लाइक माइंडेड एसोसिएट्स को कलेक्ट करें। तीसरा, जब हम प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं तो प्रोडक्ट जो भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी एक अलग बात है, मगर हमें ये विचार करना ही होगा कि एक प्रोडक्ट हम नॉर्थ में बेच सकते हैं और वही प्रोडक्ट अगर साउथ में जाता है बिकने के लिए तो वहाँ के वेदर के हिसाब से वो कंपेटेबल नहीं है। तो आज मैं आह्वान इस बात का भी कर रहा हूँ कि भारत विभिन्न जलवायु से बना हुआ उस प्रकार का क्षेत्र है जहाँ पर हर 500-800 किलोमीटर के बाद जलवायु बदल बस जाती है। जाते हैं। तो हम मेंशन करना ज़रूर शुरू करें उसके ऊपर कि कौन सी चीज़ें, कौन से प्रोडक्ट्स किस जलवायु के लिए बेटर है। ये मेरी एडवाइस है स्पेशली ईटेबल प्रोडक्ट्स के लिए, जी। कि उसमें वो मेंशन हो कि ये किस वेदर में इनको लेना अच्छा है और किस एरिया के लिए ये फूड्स ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही अच्छा आइडिया दे रहे हैं सर। कोई सुन रहा होगा ना, वो पक्का देखिए कल को कल कहीं ना कहीं कोई ये बिजनेस रजिस्टर कर लेगा। मतलब नॉर्थ इंडिया में नारियल पानी डॉक्टर एडवाइस पर पीते हुए लोग, मुझे कष्ट है इस बात का कि नारियल पानी उतना इफ़ेक्टिव नहीं है फॉर सम टाइम। हो सकता है जब हम बात कर रहे हैं मई जून की, हम्म। अप्रैल की भी नहीं, बिल्कुल। मगर उसके अलावा नहीं होता वो नॉर्थ में, मगर पिया जाता है 12 के 12 महीने। डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर हमें फिर भी समझना होगा कि किस चीज़ का इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर किस एरिया में बेटर है। बेटर है। बिल्कुल। आज भारत के अंदर सबसे बड़ी अव्यवस्था यही है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इससे मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मगर आप में और आप में तो फ़र्क है। बिल्कुल सर। जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है क्या उससे आपको होगा? नहीं कहा जा सकता ना। डिफरेंट बॉडीज़, डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट क्राइटेरियाज़ बिल्कुल। एप्लीकेबल होते हैं हर जगह पर। साउथ में लोग चावल खाते हैं, वहाँ पे गेहूं नहीं उगता, तो इसलिए उन्होंने एक टेक्निक ढूंढी फर्मेंटेशन की। बाद में वो लोग इडली बनाते हैं। अब नॉर्थ में भी लोग खाते हैं, जबकि नॉर्थ में ज़रूरत नहीं है आप फर्मेंटेड खाना खाने की।
बिल्कुल। आप एक बात बहुत सही आपने बात कही, छेड़ दिया आपने तो मुझसे रोका नहीं गया, नहीं मैंने नहीं बिल्कुल। डिस्टर्ब भी किया आपको। आप एक बात समझिए कि जो जहाँ की जलवायु के हिसाब से उत्पादन है, बिल्कुल वो कंफर्टेबल है वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। मगर जब पैकिंग में आने लगी चीज़ें तो सब कुछ बदल गया, बिल्कुल। चीज़ें बदल गई। मगर चीज़ें बेशक बदल गई हों, समझ तो वही कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। आज अगर चावल पैक होके आ रहा है तो इसका मतलब कहीं पर भी खा लिया जाए, गलत बात है। आज अगर गेहूँ पैक होकर आ रही है तो कहीं पर भी खा ली जाए, ऐसा तो नहीं गलत है। बात है। जो प्रोडक्टिविटी जिस जगह की है, बिल्कुल वो उसी एरिया के लोगों के लिए हेल्पफुल है। बिल्कुल सर। मैं इस विषय के ऊपर ज़रूर कुछ बहुत एक बड़ा विचार रखना चाहूँगा भविष्य में, मगर अभी तो सेट स्टार्टअप्स के लिए आप बात बिल्कुल कर रहे बिल्कुल थे, सर। तो वो मेंशन ज़रूर करें कि कौन-सी जलवायु पर क्या असर किस चीज़ का होता है और क्या होना चाहिए। ये हमारी हर पैकेजिंग के ऊपर मेंशन होना चाहिए। ये हेल्प करता है एक आम कंज़्यूमर को जो सिर्फ़ टेस्ट के लिए चीज़ों को खा रहा है या जिसे इस बारे में समझ नहीं है, जो आज अबव 98% है। तो एक ये बात और इसके बाद एक और पॉइंट, फोर्थ, जी जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी भी तरीके का, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाली जो 2 कैटेगरीज़ हैं, एक हम मानते हैं लोअर मिडिल क्लास को, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी को खपाया जा सकता है। जिस प्रोडक्शन कैपेसिटी को खपाने का मतलब है वहाँ पर रोज़गार की बहुत बड़ी व्यवस्था दी जा सकती है। और एक है वो अपर क्लास, जहाँ पर नंबर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, बट वहाँ से चीज़ों की पेमेंट ली जा सकती है। मैं एक प्रेम का आह्वान उन लोगों से करूँगा जो वास्तव में बिज़नेस को उस भारत भावना से देखते हैं कि एक चिप्स का पैकेट जो 20 रुपए का है, उसी क्वालिटी का चिप्स 10 रुपए में भी दिया जा सकता है अलग नाम से। हमें तैयार करना होगा अपने आप को उस देशभक्ति की भावना के साथ कि जो 20 रुपए का बेच रहा है वो 50,000 पैकेट एक महीने में बेचता है। मैं 2 लाख पैकेट एक महीने में बेचूंगा मगर 10 रुपए का बेचूंगा। मगर मैं 2 लाख बेचूंगा, उसके पीछे कारण है, एक तो मैं रोज़गार का सृजन करूंगा और एक मैं उस व्यवस्था को ब्रीच करूंगा, तोड़ूंगा कहीं ना कहीं, जो बाज़ार पर हावी होती जा रही है। स्टार्टअप्स के लिए बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली। बिल्कुल सर। वो 20 रुपए का पैरामीटर ना रखें उस चिप्स के पैकेट का, वो 10 रुपए का ही रखें। इसके अलावा वो कभी भी उसमें जो केमिकल डलता है उसको ना डालकर कुछ ऐसे ब्रांड बनाने की बात करें, जैसे मैंने सरकार को कहा कि वो एक टेस्ट ब्रांड और ऐसा ऐसा सब करें। बिल्कुल इस विषय में वो करें ना करें, मगर जो ऐसे लोग हैं, स्टार्टअप्स जो वास्तव में भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, होम प्रोडक्ट्स लेकर आएँ, होम प्रोडक्ट्स, और उनकी मार्केटिंग करें। भारत का डीएनए, हमारी जीभ में वो स्वाद तैरता है अभी भी। हम बर्गर की जगह कितना समोसा बेचते हैं हम जानते हैं। अगर इसका डाटा कभी निकाला जाए तो इन कंपैरिजन ऑफ बर्गर, समोसे की सेल मैं नहीं एज्यूम कर पाऊंगा, बट थाउजेंड्स ऑफ टाइम होगी, बहुत ज़्यादा सर। बहुत ज़्यादा होगी। क्यों नहीं समोसा एक ब्रांड बनता जो 200 रुपये से लेकर और 10 रुपये तक बिके? क्यों नहीं आम आदमी के लिए हम उस समोसे की व्यवस्था कर रहे जो उसके इंटेस्टाइन को भी हार्म नहीं करता? ये मैं सब स्टार्टअप्स के लिए बात कर रहा हूँ। ये मेरा फोर्थ पॉइंट था। बिल्कुल सर। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं। मेरा फिफ्थ पॉइंट है कि स्टार्टअप्स कुछ भी बनाते हैं वो वही बनाएं जिसका इस्तेमाल वो खुद कर सकते हैं। बिल्कुल मैं खाने पीने की चीज़ों में स्पेशली ये बात कह रहा हूँ कि वही बनाएं जो वो खुद खाएं। अगर वो खुद नहीं खा रहे तो वो गलत बना रहे हैं,
उनको छोड़ना ही होगा, उसको वो ना बनाए। बस ये 5 पॉइंट्स अगर हमने पकड़ लिए तो हम बहुत ज़बरदस्त सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। मैंने खाने पीने की बात क्यों की है, क्योंकि भारत में आने वाला भविष्य फूड इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे एक वजह है कि हर फील्ड के अंदर सैचुरेशन का लेवल बहुत हाई हो गया है, और वहाँ पर चली गई है बात जहाँ पर कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे। ना हम कपड़े को कंज्यूम कर पा रहे हैं, ना हम हॉस्पिटैलिटी या हम हाउसिंग कंज्यूम ही नहीं हो रहा, उतना प्रोडक्शन आ रहा है इसका, मगर पेट की डिमांड रेगुलर उतनी की उतनी है, वहाँ पर कंजम्पशन चल रहा है। वहाँ वो रुकने वाला घरों नहीं में है। खाना बनाने की प्रवृत्ति में कमी आ रही है। हमें एक बात समझनी होगी कि घर में जो खाना बनाने की प्रवृत्ति में कमी आ रही है, उसको एनकैश किया जाना चाहिए उन रसोइयों से, जो स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, कि हम होम फूड को पैक करके बेचने का काम करें, जिसकी टर्नओवर बड़े शहरों में सीआर में और छोटे शहरों में लैक्स में ज़रूर हो सकती है। इट्स अ गुड बिजनेस बिकॉज ऑफ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के नागरिक सेहतमंद रहें। वो तवे का फुल्का खाएं, तवे की रोटी खाएं, वो ना खाएं वो तंदूर की रोटी लगातार, जो उनके शरीर को ख़राब करे। इनडायरेक्टली मैं अपने देश की जनता की सेहत का ध्यान रखकर उनकी मानसिक शक्ति को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। वो इस स्तर पर बढ़े कि हम मिसाइल्स बना लें, रॉकेट्स बना लें, सैटेलाइट्स बना लें, मगर इतनी मानसिक शक्ति बढ़ चुकी हो कि उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत को भी ख़त्म कर दें। ब्यूटीफुल थॉट्स। हम पावर बने मगर विनाशक ना बने। अगर पावर हथियारों को रखने से आती है तो वी नीड दैट काइंड ऑफ वेपन्स जो हमारी ताकत को झलकाएं, मगर उस समझ के साथ हम उनको बनाएं कि हम वो बन जाएं कि हमें कभी भी उसका इस्तेमाल ना करना पड़े। और अगर हम उसका इस्तेमाल कभी करें तो किसी ऐसे वजह के लिए करें जहाँ पर कोई महत्वाकांक्षा तबाही मचा रही हो, जहाँ पर कोई आग अपने आप को आगे बढ़ाने की विध्वंस कर रही हो समाज को, उसका विध्वंस करने के लिए वो वेपन्स का हम इस्तेमाल करें। मैं उस महाशक्ति भारत की बात कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ इस सारे विषय पर और कहना चाहूँगा बिल्कुल सर। कि जो कुछ भी मनोभाव से निकल कर आता है, जो कागज़ पर नहीं होता, मस्तिष्क में होता है, और कैसे मस्तिष्क पर में होता है, जो वास्तव में देश हित पर विचार कर रहा हो। वो प्रश्न अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ आपने जो कुछ भी पूछा वो सब आपके मन की ही रिक्वायरमेंट होगी, मगर कभी भी एआई जनरेटेड या नेट पर सर्च किए हुए क्वेश्चंस, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को ना देखकर उन मनों के हालात पर विचार करें। वो समस्याएं जो ट्रेंड कर रही हैं इस वक्त, वास्तविक समस्याएं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम एक आम बात है, मिलावट पर बात करते हैं, सजावट पर बात करते हैं, दिखावट पर बात करते हैं, हम उन कतारों की बात करते हैं, हम उन जूझते हुए मज़दूरों की बात करते हैं। ये एक सामान्य बातचीत है। ये वो वाली बातचीत है कि मुझे चोट लगी तो मैंने पट्टी कैसे लगानी है उसके ऊपर ताकि वो चोट ठीक हो ठीक हो जाए। जाए। ये बात हर व्यक्ति करता आ रहा है, मगर आज हमें बात इसलिए करनी है कि वो चोट कैसे लगने से बचा जा सकता है। आज हमें इस विषय पर बात करनी है कि कोई भी घाव बनता क्यों है शरीर में। हमें शरीर की संरचना पर बात करनी है कि घावों के बनने की जो प्रक्रिया तेज हुई है उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। बिल्कुल सर। तो उसी तरह के भावना से भरे हुए प्रश्न आप पूछें, और इतना कुछ परमात्मा देने वाले हैं इस मुख के माध्यम से। मैं किसी भी चीज़ को देने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा एक बात ये सबको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा
कि जो कुछ भी इस मन से निकल कर आता है वो वास्तव में उसका प्रदाता, वो देने वाला है, तभी ये कह पाता है, नहीं तो ये कहना संभव ही नहीं है। और अगर ये कहता है तो बहुत कह सकते हैं, ये भी यही कहता है। तो आइए बहुत कहने वालों की तलाश में ये कहना हमेशा जारी रखें और आगे बढ़ें। और स्रोत तो परमात्मा ही है। मूलतः सृष्टि के हर फंक्शनिंग का स्रोत परमात्मा है। मैं फंक्शनिंग की बात कर रहा हूँ, ये फंक्शन है। ये जो संकुचन और विकिरण फंक्शन है, और उसके बिना तो पत्थर भी नहीं है। पत्थर भी नहीं है। जी तो सर। परमात्मा ही है, मगर उस परमात्मा को इस स्वरूप में पाना, कि अनुभव करना कि वही कहने वाले हैं, इसी का नाम वो संजीवनी है जो परमात्मा के उस अंशों, गुण है परमात्मा के ना, उनके अंशों में लेकर आती है। और परमात्मा सर्वप्रिय, सबके कल्याण का ही भाव लेकर परमात्मा है। तो वही तो हम भी हो सकते हैं। बिल्कुल जैसे ही सर। हम वो होते हैं तो हम भी विराट होते चले जाते हैं। विराट का अर्थ मन की स्थिति। ब्यूटीफुल थॉट सर। इसके साथ ये टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स।